नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम सवालिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन 66 साल से इस मुल्क में गरीब अवाम 18 करोड़ अवाम है इस मुल्क की, बहुत बड़ी ताकत है, उसका इस्तेहसाल हो रहा है। आज जो अवाम की हालत है, उस हालत को देखते हुए आप आराम से कह सकते हैं कि क्या पाकिस्तान की अवाम खुशहाल है? कौन लोग हैं जो इस अवाम को, जो कि 18 करोड़ लोग हैं, उनके खून तक चूस रहे होते हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गरीब आदमी ये कोशिश करता है कि महीने के आखिरी में उसके जेब में 500 रुपए रह जाएं, अपनी काम काज से 2 वक्त की रोटी या 1 वक्त की रोटी के बाद। और इस मुल्क के वो तबका जो गुज़िश्ता 66 साल से इस मुल्क के अवाम को लूट रहा है, चूस रहा है, वो क्या सोचता है इस महीने के आखिरी में कि किस तरीके से इस गरीब आदमी की जेब से वो 500 रुपए भी निकलवा लिया जाए जो वो जमा करना चाहता है अपनी औलाद के लिए, अपनी मां के लिए, अपने लिए। जबकि उन लोगों के पास लाखों करोड़ों अरबों नहीं, खरबों रुपए हैं। कौन कर रहा है इनका इस्तेहसाल? क्यों हो रहा है इनका इस्तेहसाल? ताकत किसके पास है? क्यों ये 2% लोग, चंद लोग 66 साल से 18 करोड़ अवाम को निचोड़ रहे हैं, चूस रहे हैं, मार रहे हैं? और ये बेहिस अवाम और ये बेहिस वर्कर, कभी मजहबी बुनियादों पर इनको लड़ाया जाता है, कभी गुरोही सियासत पे इनको लड़ाया जाता है, कभी समाजी मसाइल की बुनियाद पर इनको बिजी कर दिया जाता है, इनकी सोच को मफलूज कर दिया जाता है। और ये अपने हकूक के लिए ये गरीब अवाम एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं जमा हो सकते, क्योंकि इनका मसला बेरोजगारी, मुफलिसी, सेहत, तालीम, ये सारा मसला है। इस पर कभी देखा कि ये मुख्तलिफ सियासी जमातों के वर्कर और अवाम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपने हकूक के लिए बात कर रहे हो? नहीं, इन्हें नहीं करने दिया जाता है। कभी सुन्नी, शिया, वहाबी की बुनियाद पर लड़ाया जाता है, कभी इनको पंजाबी, महाजिर, सिंधी, बलोची, पठान की बुनियाद पर लड़ाया जाता है, कभी इनको गैस, पानी, बिजली, मुफलिसी, बेरोजगारी, इसकी बुनियाद पर उलझा दिया जाता है। लेकिन यही वो तबका है कि इख्तिदार के लिए जब ये लड़ते हैं, लेकिन जब इनके मफादात की बात आती है तो ये 200 खानदान एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं। ये इस्तेहसाल किसका है? पाकिस्तानियों का। कौन कर रहा है? पाकिस्तानी। इस पे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो स्टूडियो में हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मेरे साथ हैं इस वक्त राजिया नवीद साहबा, लीडर हैं पाकिस्तानी अवामी तहरीक की, लाहौर में बैठी हैं। आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जय सालिक साहब, कन्वीनर हैं वर्ल्ड माइनॉरिटीज अलायंसेस के, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और मेरे साथ हैं तैमूर रजा साहब, लीडर हैं PMLN के, और आपका ये बहुत शुक्रिया। मैं आता हूँ राजिया नवीद साहब, आज आपने अवाम के लिए एक रैली निकाली और 1 साल बाद आप दोबारा आई अवाम के मसाइल के लिए। क्या आप समझती हैं कि अवाम के मसाइल वाकई हल नहीं हो रहे हैं? आपको नज़र नहीं आ रहा है कि आप समझती हैं कि ये जो अवाम के पास गई और फिर ये आपने रैली निकाली और आवाम का एक जम्मे गफीर आपके साथ था, कैसे देखती हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश। सबसे पहले तो मैं इस हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि 1 साल बाद हम यहाँ पर आए हैं, तो मैं एक बात याद करवाना चाहती हूँ कि 23 दिसंबर 2012 से लेकर 11 मई तक पाकिस्तान अवामी तहरीक के प्लेटफॉर्म से एक बेदारी शऊर की मुहिम चलाई गई, और वो तमाम चीज़ें जो इलेक्शन से पहले हो जानी चाहिए थी, उस हवाले से डॉक्टर साहब ने मुतालिबात अपने उस वक्त की गवर्नमेंट के सामने रखे और कहा कि कुछ इस्लाहात अगर इलेक्शन के हवाले से कर ली जाएं तो आइंदा आने वाली हुकूमत बेहतर तौर पर बन भी सकती है और लोगों की खिदमत भी कर सकती है।
मगर हमने देखा कि उस वक्त सारे के सारे वो टोले जो हमेशा खुदगर्जी में मुब्तला रहे और अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देते रहे, वो एक साइड पर जमा हो गए और पूरे मुल्क में सिर्फ एक पाकिस्तान अवामी तहरीक की आवाज़ थी जो गूंजती रही और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती रही और बड़ी हद तक हम उसमें कामयाब भी हुए। वो इस तरह से कि 11 मई के बाद हर फर्द ने फिर इस बात का इजहार किया कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जो कुछ कहा था वो सही कहा था। हमने उस वक्त कहा था कि हाँ, जो गवर्नमेंट बनने जा रही है और अवाम ने जो भी अपना फैसला दिया और जिस तरह का जाली मैंडेट इस गवर्नमेंट को मिला है, हम इसको थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर देंगे और देखेंगे कि ये क्या पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, ये क्या डिलीवर कर सकते हैं। आज 6 से 7 माह गुजर गए हैं, मगर हमें ना तो गवर्नमेंट की कोई डायरेक्शन नज़र आती है, ना हमें गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नज़र आती है कि महंगाई को कैसे ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी को कैसे ख़त्म करेंगे, करप्शन को कैसे ख़त्म करेंगे और बदअमनी को कैसे ख़त्म करेंगे। चुनाचे हम अपने वादे के मुताबिक कि एक इनकलाब की सुबह इंशाअल्लाह ज़रूर इस मुल्क पर तुलू होगी, हमने इस पूरे अरसे में, इस पूरे 11 मई से लेकर बाद में हमने अपनी जो स्ट्रेटजी तरतीब दी कि किस तरह जमाते इनकलाब जो है वो खड़ी होनी है, उसके लिए हम मेहनत करते रहे। हम कहीं पर भी सीन से आउट नहीं हुए, हम नीचे यूनिट लेवल तक उतर गए और लोगों तक बेदारी शऊर के हवाले से ये पैगाम पहुंचाते रहे कि अगर तुम लोग यूं ही अपने घरों में बैठे रहे तो जो रह गया है वो भी खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारा हक तुम्हें घर में आकर कोई नहीं देगा, तुम्हें तुम्हारा हक लेने के लिए सड़कों पर निकलना पड़ेगा और वो हक छीनना पड़ेगा। आज की रैली के हवाले से डॉक्टर दानिश, मैं यहाँ जरूर एक बात कहना चाहती हूँ कि हमने बुनियादी तौर पर फोकस किया आर्टिकल 38 के ऊपर। हमने कोई आइन से हटकर बात नहीं की है, हमने कोई गैर जमहूरी बात नहीं की है। ये वही आइन है जिसके बारे में दिन रात यही हुक्मरान, यही लोग बात करते हैं। आज हमने उसी आइन का एक आर्टिकल उठा के इन लोगों को याद दहानी कराई है कि खुदारा, जहां आइन का नाम लेकर तुम लोग अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हो, वहीं पर आइन का आर्टिकल 38 तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है और ये मैसेज दे रहा है कि गरीब आवाम के बारे में भी कुछ सोचो। ठीक है, मैं इस पे आगे बात करूंगा। मैं राजिया मैं आपसे बात करूंगा इसके आगे भी आपसे। मेरे पास जय सालिक साहब है, उनसे भी पूछता हूं। जय सालिक साहब, क्या कहते हैं, क्या आप आवाम के मसाइल का हल तो वैसे हुकूमत का काम है, पार्लियामेंट का काम है, अवामी नुमाइंदे का काम है, क्या अब ये रोडों पे आवाम के मसाइल हल होंगे? क्या होगा, आवाम अपने हुकूक के लिए किसके पास जाएं अगर ये चीजें वाकई नहीं मिल रही हैं? क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, एक तो मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने यानी वक्त दिया। पहली बात है कि किन हुक्मरानों से ये मांग रहे हैं, कौन? पहले तो ये मतलब है कि हम महकूम अपने आप को पहले तस्लीम करें और हुक्मरान जो हैं जिनको हमने यानी पर्ची के जरिए जो लोग कहते हैं जाली है या जैसी भी है, जिन्होंने 10-10 करोड़ रुपए मैंने एक लगाकर जो आया है, उनसे जे सालक जाके राइड मांगे और ये देंगे? इतने शरीफ शुरफ है। पहली बात है कि मैं यकीन ही नहीं इन पर रखता। यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी के तमाम लीडर मेरे से डिस्कस कर ले कि किस तरह ये आवाम को कुछ दे सकते हैं। पहले सबसे पहले तो एक्नॉलेज करें, ये तस्लीम करें। हमें एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, हमें वो खुद हुक्मरान का उन्होंने नाम ले लिया, हमें महकूम बना दिया, जबकि हुक्मरान हम हैं। हमने इनको देना था कि इसको कितनी देनी है, इस वजीर को कितनी गाड़ियां देनी है, इस वजीर आजम को पेंशन मैंने देनी है, मैंने मदर सदर जो इस वक्त यानी उतर गया है उसके बच्चों को पेंशन मैंने देनी है, उसको रहने सहने के खर्चे मेरे खून पसीने की टैक्सेस की कमाइयों से मैंने देने। पहले मुझे आप हुक्मरान कहें। हुक्मरान ये तौहीन है हमारी आवाम की कि यानी हम हुक्मरान कौन सा हुक्मरान? यानी मैं अच्छी तरह डॉक्टर साहब, मैं सारों की एक एक चट्टे जानता हूं। जब हम जेलें काट रहे थे जमहूरियत के लिए, मैं 7 दफा जेल गया मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ। उस वक्त ये सारे जितने थे यानी इस वक्त जो बस इक़्तिदार, वो मार्शल की गोद में परवान चढ़ रहे थे। यानी मैं और देखे, सबसे बड़ी बात है पहले तो हम लीडरों से बात करना चाहते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर जो होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास तो यानी मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं एक बात बहुत बड़ी यानी कैबिनेट की बताना चाहता हूं
कि एक दफा मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके टेबल पर बैठकर कैबिनेट के 14 हम वुज़रा थे, उन्होंने कहा कि मैं समूह शहीद के बेटे को नौकरी देना चाहती हूं, और वो फाइल दिखाई और कहा कि ये समूह शहीद के बेटे की ये किताब है। अपना वजीरों से कहा कि कोई नौकरी देगा। 14 वजीर हम सब, खुर्शीद शाह अगर सुन रहा है तो वो भी, उसे भी पता है, चुप 14 वजीर हम खामोश कि हम एक नौकरी नहीं दे सकते। उसके बाद खुर्शीद शाह बोला, कहने लगा बीबी आपको तो पता बैन लगा हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर मुल्क की पूछ रही हैं कि खुर्शीद शाह ये बैन कब खत्म होगा, ये सुन रहा है। मैं अपने खुदावंद को, अपने परवरदिगार को हाजिर नाजर जान के मैं यानी गिरजे में जाके कह सकता हूं कि मिनट्स निकलवा ले, लेकिन वो मिनट्स के बगैर हो रहा था क्योंकि वो बीबी ने अभी तलावत नहीं शुरू करवाई थी। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि और खुर्शीद शाह ने कहा कि मैं अब्दुल्ला साहब से बात करूंगा, वजीर आला से। एक नौकरी के लिए किससे मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? ये हुक्मरानों की जायदादें देखें जनाब डॉक्टर साहब, यानी इनके गोशवारे देखें। मैं 5 दफा इलेक्ट हुआ, मुझे 44 साल हो गए अपने गरीबों की बात करते। एक इंच जमीन नहीं मेरे पास, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूट मार नहीं, असला लहसन नहीं, शराब परमा नहीं। जो शराब पीते हैं ब्यूरोक्रेट्स हो, सियासतदान हो, रोजाना यानी अपना आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इनके मेडिकल टेस्ट होने चाहिए अगर मुल्क बचाना है। इनकी जायदादें, ये अगर लीडर बनना चाहते हैं अपनी जायदादें पाकिस्तान के नाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह करें, फिर मुल्क बचेगा। महंगाई का शोर डालेंगे, सब कुछ करें। बेदारी का भी फलसफा बहुत, ताहिर कादरी साहब के हम बड़े मोतकद हैं, बड़े यानी अपना ताहिर कादरी साहब को मैं इस वक्त उनकी पार्टी की नुमाइंदा बैठे हैं। ताहिर कादरी साहब कि हम वैसे अकीदतमंदों में से भी हैं, इसलिए कि उन्होंने मुझे इत्तकाफ में यानी 18 यानी तो लोग इत्तकाफ में बैठे थे, 18,000 मेरा ख्याल टाउनशिप में। उन्होंने मुझे पिंजरे में जब मैंने यानी खड़ा हुआ था अफगानिस्तान और यानी इराक पर हमले के खिलाफ, तो मुझे उन्होंने इत्तकाफ में खिताब करने का मौका दिया। यानी वो लिबरल है, वो बात हमारी अवामी कर रहे। लेकिन बात यह है कि ताहिर कादरी साहब, मेरी आपसे एक गुजारिश है, आपका फलसफा बिल्कुल समझ आ रहा है लोगों को, आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत है। आपने मुझे इस रैली में भी बुलाया था, मेरी ख्वाहिश भी थी मैं लेकिन मुझे डॉक्टर दानिश साहब के प्रोग्राम में भी रहना था। इसलिए मैं आपको बता दूं, आप पहले सबसे पहले अपनी जायदाद जो है, मेरे पास, आप मेरा घर देखे, F61 में कोई आ जाए, मेरा फोन नंबर ले ले, मेरी वेबसाइट www.jsalik.com से वो ले ले और आजे मेरा घर देखे, मेरा रहन सहन देखे। जब तक जनाबे डॉक्टर साहब इनके वजीरों के बेटों की रहन सहन, इनका खाना पीना, इनके बोरचहानों में कैमरे लेकर जाए, इनके बेडरूम, कहते जी हमारी प्राइवेसी। क्या प्राइवेसी होती है कि हम आपके लीडरों के लिए जान दे दे और ये अपनी प्राइवेसी लिए फिरे? कोई प्राइवेसी नहीं। हजरत उमर फारूक को देखे। जयसालिक साहब मैं रोकूंगा क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और तैमूर रजा साहब का टेक्निकली मैटर, तैमूर रजा साहब जैसे ही कांटेक्ट में आए उनसे बात कराइए, और वो हमारे मेहमान हैं इस वक्त। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक जुमला कहता हुआ जाता हूं, और वो ये है कि मैंने आज पूछना है कि अवाम अपने हकूक कैसे हासिल करे। अगर हुकूमत का काम है देना, पार्लियामेंट अवामी नुमाइंदे हैं वहां पे देना, और अगर इस तरह नहीं तो जिस तरह ये रैली निकल रही है क्या इस तरह होगा? अवाम अपने हकूक कैसे हासिल करें? और ये अवाम, सही कहा जयसालिक साहब ने कि हुक्मरान आप नहीं हैं, हुक्मरान अवाम है। लेकिन अफसोस कि ये 18 करोड़ अवाम महकूम बन के गुलाम बन चुकी है, और इनको किसने बनाया है ये भी वो जानते हैं। लेकिन अगर आज अब हक का मसला है तो इन्हें यह हक, अपना हक कैसे लेना पड़ेगा, आज हम इसमें बात करेंगे कि इस अवाम को अपना हक कैसे लेना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। ARY न्यूज आपको रख रहा है हर लम्हा बाखबर, अब आपके मोबाइल फोन पर भी। अब आप हासिल कर सकते हैं लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स, एंटरटेनमेंट, बिजनेस और स्पोर्ट्स की दुनिया की खबरें, इंटरैक्टिव ब्लॉग्स और पोल्स। इसके अलावा आप देख सकते हैं अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स और ARY न्यूज की बराह रास्त नशरियात।
ARY न्यूज मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए। तो आज ही अपने मोबाइल फोन और टैबलेट पर डाउनलोड करें ARY न्यूज की फ्री मोबाइल एप्लीकेशन और रहें हर लम्हा बाखबर। वेलकम बैक नाज़रीन। तैमूर रज़ा साहब, मेरी आवाज आ रही है? मुझे ये बताइए तैमूर रज़ा साहब, 66 साल से ये अवाम गिरती चली आ रही है और आज जिस जगह खड़ी है वो आप देख रहे होंगे। आपने अपने पाकिस्तान में इन पाकिस्तानी गरीब भाइयों को किस तरीके से मरते हुए देखा है, लुटते हुए देखा है, तबाह देखा है। क्या कहेंगे, कैसे इसके मसाइल हल होंगे, किस तरह इनके हकूक दिए जाएंगे, कौन इनके हकूक देगा, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर दानिश साहब, मुझसे पहले जय सालिक साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। आज मैंने कुछ जलसे भी देखे। 1.5 महीने से मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ और मैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, हर सिटी में गया हूँ। मैंने ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ कि जो कुछ बताया जा रहा है डॉक्टर साहब, ऐसे हालात नहीं है। इस वक्त गरीब जो है वो इतना गरीब है कि उसके पास एक वक्त के लिए खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। यह है ग्राउंड रियलिटी। और हम दावे करते हैं, हम बात करते हैं कि हम गुर्बत को ख़त्म कर देंगे। डॉक्टर साहब, मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इनकलाब आ रहा है और वो इनकलाब ये पाकिस्तान की गरीब आवाम लेकर आएगी। आज मुल्क के अंदर बदनवानी, करप्शन इंतहा पर है। गरीब के पास आटे के लिए पैसे नहीं हैं। दालें और चीनी और घी का रेट कहां पे चला गया है? गरीब कहां से पैदा करेगा? डॉक्टर साहब, आप ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम आकर टॉक शो में बैठ के बात तो करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं अपनी हुकूमत से भी कहूंगा, मैं जिस पार्टी की नुमाइंदगी करता हूं, मेरे कायद मियां नवाज शरीफ साहब से भी मैं ये कहूंगा कि खुदारा ये जो हमारे एडवाइजर हैं जो गलत एडवाइस दे के बाहर की रियलिटी ठीक नहीं बता रहे, नहीं बता रहे कि वहां भूखों मर रहे हैं, नहीं बता रहे कि वहां खुदकशियां कर रहे हैं, ये आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। खुदारा इन लोगों से हमें जो है अपना जो है मुशावरत को खत्म करना पड़ेगा। जिस तरह जय सालिक साहब ने भी कहा कि आज हमारे 60-65 साल गुजर गए हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है वो ये कहती है कि हम गुर्बत खत्म कर देंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं डॉक्टर साहब कि गुर्बत खत्म नहीं होती। हमारी हुकूमत के चंद काम बहुत अच्छे हैं। जैसे पंजाब के अंदर आप चले जाएं, लाहौर के अंदर मुझे तो ये महसूस हो रहा था कि जैसे मैं न्यूयॉर्क के अंदर घूम रहा हूं। बड़े अच्छे तरक्याती काम हैं, लेकिन डॉक्टर साहब तरक्याती कामों से गरीब आवाम का पेट नहीं भर सकता। गरीब आवाम को सस्ता आटा चाहिए, गरीब आवाम को सस्ती चीनी चाहिए, गरीब आवाम को अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए। लेकिन हम कहां जा रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं तो ये देख रहा हूं कि जिस तरह डॉक्टर ताहिरुल कादरी का जलसा मैंने अभी देखा, मुझे ये लग रहा है डॉक्टर साहब कि आइंदा एक वक्त ऐसा आ रहा है मुल्क के अंदर कि गरीब इस्लामाबाद की सड़कों पे होंगे, गरीब खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों पे होंगे, पेशावर में धरने होंगे, कराची के अंदर धरने होंगे। डॉक्टर साहब, वो बड़ा सख्त वक्त होगा। उस वक्त ना तो कोई हुक्मरान अपने आप को बचा सकेगा इन गरीबों के, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि एक ऐसा इनकलाब आ रहा है मुल्क के अंदर कि जिसको मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। आज अगर नहीं आया तो 1 साल के बाद आएगा। डॉक्टर साहब, ना ऐवान सदर रहेंगे, ना वजीर आजम हाउस रहेंगे, ना वजीर आला हाउस रहेंगे, ना गवर्नर हाउस रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये वही क्लास है जो आज भी हमारे गरीबों का इस्तेसाल करके लोगों के खून और पसीने की कमाई से, जैसा ने जैसे कहा, हम इनको पेंशनें देते हैं, हम इनके टीएडीए देते हैं, ये वुज़रा 5-5 गाड़ियां अपने घरों में रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये गरीब अवाम के माल पे रखते हैं। आप इनकी कारकर्दगी को देखें, ये कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर टैक्स पेयर हो। मैं इनकी कल लिस्ट देख रहा था, एक वफाकी वजीर जो है वो 30 लाख रुपए उसके पास टोटल अकाउंट है। कितना बड़ा झूठ है इस मुल्क और कौम के साथ। डॉक्टर साहब, खुदा के लिए अब हमें इस मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। अब हमें पार्टियों से हटकर यह सोचना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान को कैसे बचाएंगे। ठीक है, मैं आता हूं तैमूर साहब, मैं फिर आपके पास आता हूं। मैं आता हूं राजिया साहिबा। राजिया, आपने लोगों को रोडों पे निकाला है, आपने कहा कि अवाम का इस्तेहसाल हो रहा है, अवाम मसाइल हल नहीं कर रही है, हुकूमत अवाम मसाइल हल नहीं कर रही है, लोग मर रहे हैं और अब इनको घर से निकल कर अपने हकूक के लिए फाइट करना पड़ेगा।
क्या आप पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन के, हुकूमत का हिस्सा बन के नहीं अवाम के मसाइल हल कर सकती हैं? और अभी इस हुकूमत को आए हुए 7 महीने हुए हैं, क्या कम टाइम नहीं है? क्या कहेंगी आप? डॉक्टर साहब, अभी तो सबसे पहले जो तैमूर साहब ने एक बात की है, मैं थोड़ी सी उसमें जो है तस्हीह करना चाहती हूँ, या यूं कीजिए कि अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू उस हवाले से आपके सामने रख रही हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी लीडरशिप को गलत गाइड किया जा रहा है और जो एडवाइजर्स हैं उनको चेंज कर नहीं, दिया वो जाए आपकी बात नहीं की है उनको उन्होंने आपकी बात नहीं की है, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी हवाले से डॉक्टर साहब बात कर रही हूँ। उन्होंने अपनी लीडरशिप के हवाले से ही बात की है। मैं सिर्फ यहाँ ये बात एक कहना चाहती हूँ छोटी सी, कि देखें वो लीडर ही क्या कि जिसको मसाइल का इदराक ना हो और उसके पास मसाइल का हल ना हो, और वो फिर डिपेंड करे या तो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर या फिर अपने एडवाइजर्स के ऊपर। तो मैं नहीं समझती कि ऐसी बात है कि इनकी लीडरशिप को ये मालूम नहीं है कि रोजाना कितनी खुदकुशियां और कितनी खुदसोजियां हो रही हैं। ये अलग बात है, हो सकता है कि ये वो हुक्मरान मेरे सवाल का जवाब इज इम्पोर्टेंट। जी। अब मैं आपके उस सवाल की तरफ आती हूँ कि पार्लियामेंट में आकर मसाइल हल नहीं कर सकते और सड़कों पर हल होंगे। आप देखें कि इन लोगों को इनके मुताबिक जो अवाम ने एक मैंडेट दिया और ये लोग गए वहां पर अपने मसाइल हल करने के लिए और अवाम की बात करने के लिए, तो 6-7 माह में तो हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप हमारी बात करते हैं तो डॉक्टर साहब, हमने इनसे और इन जैसे पहले वाले हुक्मरानों से ये बात की थी कि आप 62 और 63 जो आइन का आर्टिकल है 218, उसके अंडर इलेक्शंस भी करवाइए और स्क्रूटनी भी करवाइए। फिर देखिए कि किस तरह के टैलेंटेड लोग, सिर्फ मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक की बात नहीं कर रही, पूरे पाकिस्तान को सामने रखकर बात कर रही हूँ कि कितने टैलेंटेड और काबिल लोग आपको मिलेंगे जो ना सिर्फ पाकिस्तान के मसाइल का, अवाम के मसाइल का इदराक रखते हैं बल्कि वो हल भी कर सकते हैं। मगर उस वक्त इस सारी चीज को एक मजाक बनाकर रख दिया गया और ABCD सुनकर लोगों को पास करते चले गए, और आज फिर वही नालायक जो एक हमारी क़यादत है या जो हुक्मरान है वो उन असम्बलियों में आकर बैठ गए हैं। लिहाजा अगर इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बैठकर मसाइल हल करने होते तो 6-7 माह का जो अरसा होता है ये बहुत होता है। पहले 100 दिन तो कहा जा सकता है कि हनीमून पीरियड इन्होंने किया, एंजॉय किया, तो क्या पूरा साल या पूरे 5 साल इन्होंने इसी पीरियड में गुजारने हैं? तो अगर इनके ऊपर पॉलिसीज वाजे होती और अवाम के मसाइल का इदराक होता, और सबसे बड़ी बात अगर इनकी ये ख्वाहिश होती कि हम अवाम के मसाइल हल करें, तो यकीनन हुक्मरानी में आने से पहले, गवर्नमेंट में आने से पहले यकीनन ये तमाम पॉलिसीज बनाते और आकर फौरी तौर पर अपना काम शुरू करते हैं। चले एक लम्हे के लिए एक स्टेप अगर हम पीछे भी आ जाएं कि मुकम्मल तौर पर मसाइल इतने वक्त में हल नहीं हो सकते, तो क्या उन मसाइल को हल करने के लिए कोई कदम भी नहीं उठाया जा सकता? इन 6-7 माह में कोई पॉलिसी भी नहीं बनाई जा सकती थी? इन 5-6-7 माह के अंदर क्या ये लोग मुकम्मल तो एक सिमत और एक रुख इख्तियार करके अवाम को उस तरफ गाइड नहीं कर सकते थे कि हमारे मसाइल क्या हैं और हम उनको किस तरह से जो है वो हल करना है? हम तो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं बैरूनी ममालिक के दौरा जात हो रहे हैं, लेकिन क्यों दौरा जात हो रहे हैं, उससे अवाम को क्या मिल रहा है? अरबा रुपए उन दौरों पे खर्च हो रहे हैं, तो उनके खर्च करने के बाद अवाम को क्या मिला? इसके लिए जवाबदेह कौन है और ये जवाब कौन देगा? क्या ये सारे के सारे जो दौरे बाहर के हो रहे हैं ये अपनी बिजनेस एम्पायर्स को मजबूत करने के लिए हो रहे हैं, या अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए और अवाम को सहूलत देने के लिए हो रहे हैं? अगर इस चीज का जवाब इनके पास है तो प्लीज हमें बताइए, इस हवाले से हमें कुछ बताएं कि फिर ये क्या है कि दौरे भी हो रहे हैं और मुल्की मसाइल भी अपने उसी जगह पर खड़े हैं, उसी सतह पर खड़े हैं, और उसको हल करने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर तो हाल ये है कि किसी इतवार बाजार का विजिट करना हो तो हेलीकॉप्टर्स पर जाया जाता है। आप अंदाजा लगा लीजिए अवामी मसाइल की बात और हेलीकॉप्टर्स के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। और फिर किस तरह से ये उन लोगों को रोक सकते हैं जबकि इनके अपने खानदान, इनकी अपनी औलादें, इनके अपने सारे के सारे आगे पीछे जो भी रिश्तेदार हैं वो सारे के सारे इस निज़ाम के अंदर से और इन चीज़ों से फ़ायदा उठाने वाले हैं, और इनको कैसे ये रोक सकते हैं जब खुद इनकी पांचों की पांचों घी के अंदर है? और मैंने वो जो पहले एक बात अर्ज की थी कि क्योंकि इनके घरों का मौसम तब्दील नहीं होता है, ना सर्दी आती है ना गर्मी आती है, और हमेशा जो सहूलियात होती हैं, जो जिंदगी का मयार होता है वो एक बराबर रहता है। लेकिन इनकी नज़र नीचे ज़रा आए अवाम की तरफ, गरीबों की तरफ, यहाँ पर रहने वाले हारियों की तरफ, मिज़ारों की तरफ, किसानों की तरफ, ताजरों की तरफ, यहाँ की ख़वातीन जो पिस रही हैं उनकी तरफ, तो इनको एहसास हो कि किस तरह लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि उनके लिए अगर
तन ढांपने के लिए कपड़ा है तो खाने को 2 नवाले नहीं हैं। अगर किसी को नवाला नसीब हो जाता है तो वो अपने बच्चों की तालीम के हवाले से फिक्रमंद है। किसी को दाखला गलती से मिल जाता है किसी स्कूल, अच्छे स्कूल में, तो उसके लिए फीसिस पे करना अब इंतहाई मुश्किल काम हो गया है। तो लिहाजा ये एक मसला नहीं है, मसाइल का इतना बड़ा अंबार है कि अगर राज़िया नवीद साहबा, बहुत बहुत राज़िया नवीद साहबा, मुझे ज़िया सालिक साहब से बात करना है। और एक बात करता चलूँ यहाँ पर भी कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये हुकूमत जब आ रही थी, जो 6 और 7 महीने की बात की जाती है, तो उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट की जाती है कि क्या आपने इलेक्शन से पहले ये नहीं कहा था कि हम एक्सपीरियंस लोग हैं, हमने 2-2 दफ़ा हुकूमत चलाई है, पंजाब की हुकूमत कई दफ़ा चलाई है, पाकिस्तान की हुकूमत चलाई है, और ये क्राइसिस जो पीपल्स पार्टी की 5 साल दौर में इस मुल्क को तबाह कर दिया। जमहूरियत 66 साल में कहाँ, सिर्फ टायरनी ऑफ मेजॉरिटी रही है। ये तो जमहूरियत का नाम लेकर इस मुल्क को लूटते रहे। 5 साल वहां जब तबाह हो रही थी तो आपने कहा था कि हम एक्सपीरियंस लोग हैं, जब हम आएंगे तो पहले दिन से ही सारा काम करेंगे। लेकिन अब आप ये कहते हैं कि हमें 7 महीना, और हम वो सवाल उठाते भी हैं उन लोगों के सामने जो एहतजाज करते हैं। जैसा सालिक साहब, ये मुझे बताइए कि कैसे हकूक हासिल करें अवाम, किस तरह हकूक हासिल करें, कोई रास्ता बताए ना आप। डॉक्टर साहब, पहले तो सर एक बात को जरा आप वाजिया तौर पर मैं आपको बता दूं कि हमारा मसला क्या। पहले तो इन्हें ये पता होना चाहिए पॉलिटिशियंस को और पॉलिटिशियंस के तमाम जो मतलब तर्जमान हैं, हमारा मसला है क्या। मसला ये है कि हमारे मसाइल बढ़ क्यों रहे। असल बात ये है कि ये 98% जो लोग हैं उनको ये तस्लीम ही सरे से नहीं करते, और जो हुक्मरान और सियासतदानों के ये मानते ही नहीं किसी को। वो समझते हैं इनकी ब्यूक गाड़ियां देखे, इनकी पजारो देखे, इनके स्टाइल देखे, ये नुमाइंदे हैं। डॉक्टर साहब, खुदा के लिए हमारी गुर्बत का मजाक ना उड़ाए। ये गरीब है, इनकी बिजली नहीं, पानी, इनको कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये बिजली पानी का आटे का मसला था, हमने अंग्रेज से आजादी क्यों मांगी थी। हमें गैरत चाहिए, हमें मान नहीं रहे। ये जितने हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, ये जितने सदर वदर, जितने भी पीपल्स पार्टी, नून का सब मानते ही नहीं। इनके घर जाके देखे, इनके घर देखे, इनके कुत्ते जो है उन यानी वो पराठे खा रहे हैं, गोश्त 2-2, 4-4 किलो कुत्ते इनके वो छोटा गोश्त खा रहे हैं जनाबे। हमें मान नहीं। अगर ये सिर्फ रोटी का मसला हम अंग्रेज को उस वक्त बोल देते। हमारी गैरत का मसला है, ये हमें इन्होंने बगैरत बना दिया है, वो समझते हैं। लेकिन बता दूं, इनकलाब कहां आएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा। इनकलाब आ चुका है। जय सालक अगर खड़ा है हुक्मरानों के सामने, सारी पार्टियों को, मैंने पीपल्स पार्टी को बेनजीर की जब बहुत रूस था, मैंने 77,000 वोटों से सिंध से टॉप किया, पंजाब से टॉप किया, बलोचिस्तान से टॉप किया, सरहद से टॉप किया, वफाक पूरे पाकिस्तान से 5 दफा इलेक्ट हुआ, इंडिपेंडेंट। 66 साल उम्र है, 44 साल में एक दिन बुखार नहीं हुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा। मुझे गैरत, मेरी खुददारी भी इन्होंने खरीद ली है। खरीदी कैसे है? ये 18 करोड़ जो अवाम है, इन्होंने गुलामी तस्लीम कर ली। जय सालक, पाकिस्तान का मालिक जय सालक अफराद के हाथों में है। अक़वाम की तकदीर हर फर्द मिलत के। इन हुक्मरानों से सारी जायदादें ले लो, अपना तमाम पार्टियों के कायदीन अपनी जायदाद पाकिस्तान को दे, फिर आए मौज़िदों की तरह गारों में बैठे, 5 मरले में अपना हजरत उमर फारूक की तरह आए, खगावा जापान की तरह है, गांधी की तरह लंगोटा पहने और कायदे आज़म की तरह जायदा बातें करते हो। क्या करते हो? हम बोलोगे तो बोलोगे कि बोलता है, हम बोलते नहीं है। हम आजादी की जंग लड़ रहे हैं। तुमने हमें गुलाम बनाया, तुमने हमें महकूम बनाया, तुम मेरे नौकर हो, वजीरों, पॉलिटिकल पार्टियों, अपोजिशन के भी वो भी तनख्वाह ले रहे हैं। अभी ये कल डॉक्टर साहब एक बड़ा हादसा हुआ है। यानी एक कामरान माइकल जो काउंसलर नहीं बन सकता, वो सिलेक्शन में आया और 26 तारीख को शक्करपरिया में केक काट रहा है। मैंने 26 की छुट्टी क्रिश्चियनों को करवाई, और ये यदि सीडीओ वालों को फोन यदि वायरलेस के जरिए और
और केक कहां से आ रहा है? यदि 12,000 रुपए का केक, सैनिटेशन जो बेचारे झाड़ू देते हैं, जिनके पास यहां सीडी के पास ट्रक नहीं है, कूड़े के ट्रक उठाने के लिए नहीं है, और कामरान माइकल 12, मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर के पीएस को शिकायत की, मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी को यदि ट्राई करता रहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई बंदा नहीं मिले, एडीसी भी ना मिला। लेकिन प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी लाहौर ने, मैंने कहा इसको पूछो, ये 12,000 सैनिटेशन, यदि यहां में रोटी नहीं मिल रही, हमारी कच्ची वादियों के बिजली के बिल देखे, यदि 26,000 हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें हमारे अदारे तबाह कर दिए हैं, हमें नेशनलिस्ट नहीं बनाया, कभी हमें जुबानों के नाम पर लड़ाया, कभी सूबों के नाम पर लड़ाया, हमें 18वीं तरमीम के तहत पहले वजीर आजम ने निकाला, यदि मुशर्रफ के ऑर्डिनेंस को ये सारी पार्टियों ने उसे साइन किए और हमें वजीर आजम निकाला, और कल एक बड़ी पार्टी का बंदा कह रहा है कि क्रिश्चियन का वजीर आजम। भाई क्रिश्चियन क्या क्या मसले? तुम अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को बता रहे हो, तुम अकलियत का नाम लेते हैं। अकलियत में हिंदू भाई जो है, जो सिंध में है, आपने उनको हर्ट किया है, आपने पारसियों को हर्ट किया है, आपने सिखों को हर्ट किया है, आप कादियानी अकलियत में है उनको भी हर्ट किया है। आप सिर्फ क्रिश्चियन का नाम क्यों लिया? फिर आपने हमें इलेक्शन से बाहर निकाला, और सेनेट में एक बहुत बड़ा हमारा दानिशवर है जो आइन के जो कहता था कि 8 मिनिस्ट्रीज है वो पीपल्स पार्टी गैर कानूनी चला रही है हमारी, और अब तरीके दुआ पेश किया 5 एमएनओ ने। उसमें मुझे बड़ा अफसोस है कि एतजाज हसन के भी दक्सद एतजाज साहब कहां गए? वो मां बनेगी कहां गए? मुझे पता, जहां भी गए बाहर गए हैं। आपने तरीके दुआ पेश किया कि ये मसीहों का तरीका सिलेक्शन गलत है, इसको सारे काम छोड़ दो और ये करो, बल्दिया इंतखाब लेने हैं। एक ब्रेक के लिए जयसालिक साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जयसालिक साहब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। वक्त मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अवाम अपने हकूक कैसे हासिल करे, आप बताएं कैसे हासिल करे अवाम अपने हकूक? डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी आपको बताया है कि अब अवाम अपने हकूक छीन कर लेगी, क्योंकि मांगने से 65 साल से अवाम हकूक मांग रही है। हकूक अवाम को रसवाई के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। अब अवाम को हकूक छीन कर लेने होंगे इन सरमायादारों से, इन जागीरदारों से, ये जो हमारे खून पसीने की कमाई खाते हैं, इनसे हमें अब जो हकूक है वो छीन कर लेने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि आज से मेरा ख्याल में 2 साल पहले सूबा हजारा में एबटाबाद के अंदर कितने लोगों का सरेआम कत्ल किया गया, आज तक वो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। और हजारा के लोग अपने हकूक के लिए सूबे की बात करते हैं, जो हुक्मरान भी आते हैं वो कहते हैं हम सूबा बनाएंगे, लेकिन आज तक हमारे हजारा सूबा की आवाज बुलंद नहीं की जा रही। हम किस पे एतबार करें? किसे पीछे मुड़ कर देखें? पीपल्स पार्टी को देखें, या तहरीक इंसाफ को देखें, या मुस्लिम लीग नून को देखें? डॉक्टर साहब, अवाम के साथ धोखा किया जा रहा है। मैं तो आज वाजे कहूंगा, अब अवाम को निकलना चाहिए बाहर। अब अवाम को उन लोगों का साथ देना चाहिए जो लोग इनकलाब की बात करते हैं। अगर अब भी अवाम ने अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ न किया तो डॉक्टर साहब याद रखें, वो वक्त करीब आएगा जब अवाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जब ठीक है, ठीक है, तैमूर साहब, के लिए वक्त कम है, कर दिया जाएगा। और राज़िया नवीद साहबा, से भी ये राज़िया नवीद साहबा, जो नारे लगाकर आप राज़िया नवीद साहबा के लिए उन नारों को ठीक है, अमली जामा ठीक है बनाएं। तैमूर साहब, राज़िया नवीद साहबा, अवाम अपने हकूक कैसे हासिल करें, किस तरह? डॉक्टर साहब, हमारी नज़र में तो सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता इनकलाब का रास्ता है कि जब तक अवाम करोड़ की तादाद में सड़कों पर नहीं निकलेंगे, जब तक अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, जब तक वो आवाज़ जो इस वक्त उनके लिए उठ रही है वो उसका साथ नहीं देंगे और उसके पीछे खड़े नहीं हो जाएंगे, तब तक उनको कोई हक नहीं मिलेगा। ये हक अगर मिलना होता तो 66 साल से जो एक चीज़ें चल रही हैं मुल्क के अंदर, ये कब का मिल चुका होता। लिहाजा अब किसी भी सूरत इन करप्ट सियासतदानों को और हुक्मरानों को ना वक्त दिया जा सकता है और ना इनसे कोई उम्मीद लगाई जा सकती है और ना अपने हकूक के लिए किसी भी तरह से जो इंतजार किया जा सकता है। लिहाजा पाकिस्तान अवामी तहरीक
पूरी कौम से ये गुजारिश भी करती है और पूरी कौम को ये मैसेज भी देना चाहती है कि खुदा के लिए अगर अपना मुकद्दर बदलना चाहते हैं तो घरों में मत बैठें, सड़कों पर निकल आए। चाहे कोई औरत है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई मर्द है, चाहे कोई बच्चा है। अगर चाहते हैं कि आपका मुल्क बच जाए, अगर चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल बच जाए, तो आपको हर हाल में सड़कों पर निकलना पड़ेगा और आगे बढ़कर जो है अपना हक छीनना पड़ेगा। कैसे हकूक मिलेंगे? जैसे बात कर रहे हैं, कैसे हकूक चाहिए? डॉक्टर साहब, टाइम बहुत कम है जालिक साहब, टाइम बहुत कम है जी। सर मैं शॉर्ट टाइम में कहता हूँ, मिसाल के तौर पर अब मैं सड़कों पर अपनी कौम को ले आऊं और मैं किससे मांगू, यानी इनकलाब किस तरह, यानी खून रेजी हो जाएगी। पहले हुक्मरानों से टेबल टॉक करके इनकी दौलत जो है वो पाकिस्तान के नाम करा दे, और हुक्मरानों को इनके अंदर सरिया जो लग गया ना, तमाम सियासतदानों की सरिये निकाले, इनको इनकसारी और आजिज़ी की तरफ लाए, और जब ये इंसान बन जाए, इनको इंसान बनाए, क्योंकि हमें इन्होंने नेशनलिस्ट नहीं बनाया, इन्होंने हमें शिया, सुन्नी, वाबी, बरेलवी, देवबंद, नक्शबंद, चगड़ालवी, कहीं पंजाबी, पख्तून, सिंधी हमें लड़ा दिया। और फिर पार्टी वर्कर, क्या पार्टी वर्कर, किस बात की पार्टी वर्कर? पार्टी का कोई मौक़िफ़ है? अपना नजरिया तो बताओ। वो तुम कभी उस पग में, कभी उस पग। अभी इस वक्त क्या होंगे, काउंसलर खड़े होंगे, कोई काफ का था पहले, कोई नून में आ जाएगा, कोई नून में था, फलाने में। ये असल जो बीच में वचकोले है ना, ये कौम नजर रखे, और ये नजर रखे। मैं 44 साल से किसी पार्टी का, खुदा का शुक्र है कि मेंबर नहीं बना। अब मेरे ज़हन में मैं चाह रहा हूं कि कुछ, क्योंकि 66 साल उम्र है, मैं यानी सारी पार्टियों के लीडरों से उम्र रसीदा भी हूं, बड़ा भी हूं, लिहाजा मैं इनको समझाना चाहता हूं। आप मियां साहब, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें थोड़ी सी आपको जरा, हम समझते कि हमारा इलेक्शन सीधा कर जाए, वरना आपने, याद है आपको, मैंने फूल दिया था जब आप आए थे, और आपने मेरा गुलदस्ता लिया था, और मैं जब आप आए थे जहाज में बैठकर, और वहां पर 0 पॉइंट पर 10 बंदे नहीं थे। आप उस वक्त जब आए थे, सिर्फ आपके तारड़ साहब को मैं फूल देने गया तो एसी कहने लगा आप भी इनके साथ है। मैंने कहा जनाब आइन की बहाली के लिए हूं, जमहूरियत की बहाली। तो एसी कहने लगा कि जनाब फिर नारा लगाए। मैंने नारा लगाया आइन जिंदाबाद। उन्होंने कहा जी, एसी साहब ने कहा जो गाड़ी में, मैं भी गया थाने में। सिर्फ आप मियां साहब, थाने में सिर्फ आपका जो ऑफिस था मुस्लिम लीग का, वो ही था, कोई नहीं आपके पीछे आया था, कोई नहीं निकलेगा। ये मैं बता दूं, आपको भूल है। आप अपना रवैया ठीक कर जाए, पीपल्स पार्टी रवैया ठीक करे, नून रवैया ठीक करे, तरीके इंसाफ का तो रवैया है ही कोई नहीं। ऐसे खोलता कार, जैसे बचपना खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख। आप अपने रवैये, इनकसारी पाकिस्तान की लाखों शहादतें थी, मौत की अजमतें लूटी, बच्चों को नेज़ों पे डाला गया, भाइयों की करते गई, और पाकिस्तान लिया। लिहाजा इनकलाब से पहले मैं जो इनकलाब की बात कर रहे, अपनी जायदाद पाकिस्तान को दे दे, ये अवाम का फैसला है। वाह, हमसे इत्तेहाद की बातें करो, खान पीन यदि खान पीन बंद रही, टंगा बढ़ा ली रही, हम सड़कों पे आ जाए, हम गोलियां खाए, मैं जेलें काटूं, मेरे बच्चे काटे, मेरे 20,000 यदि जो बेचारे जाले थे मेरे साथ। जय सालिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। जय सालिक साहब बहुत शुक्रिया। तैमूर रजा साहब बहुत शुक्रिया। राजिया नवीद साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाम को 66 साल में सिर्फ इस्तेहसाल और उनका खून चूसा गया है। आज आप देख लें कि एक बहुत बड़ी बात कही है, और कही है तैमूर रजा साहब ने। मैं सिर्फ उनकी बात को उठाता हूं कि अब पार्टियों की वाबस्तगी से बालातर होकर आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के